प्रिय विद्यार्थीगण, बीए भाग तृतीय की इस व्याख्यान माला में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। आप लोग पढ़ाई की तरफ झुक चुके होंगे और पूरा ध्यान आपका इसी तरफ होगा। पिछले व्याख्यानों में हमने निबंध की परिभाषा और निबंध के स्वरूप, इन बातों का अध्ययन किया था और उसके साथ साथ निबंध की विशेषताएं भी हमने जान ली थी। इतना कुछ जानने के बावजूद भी हमारे मन में प्रश्न रह जाता है कि हमने ये तो जान लिया कि निबंध कैसा होता है, किस तरह का दिखता है, किस तरह का लिखा जाता है, लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है कि निबंध किन मूल बातों से, मूल चीज़ों से, मूल तत्वों से मिलकर के बना होता है। उसका जवाब भी हमें ढूंढना पड़ता है और इसके लिए भी विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार माथापच्ची की है और कोशिश की है कि निबंध के तत्वों के बारे में वो हमें कुछ बता सकें और हम कह सकें कि निबंध के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो आइए आज हम निबंध के तत्वों पर चर्चा करते हैं कि निबंध के तत्व कौन कौन से होते हैं। पूर्व में हमने देखा कि चाहे पाश्चात्य विद्वान हो, चाहे भारतीय विद्वान हो, जो हिंदी में लिखते रहे हैं, उन्होंने निबंध की विभिन्न परिभाषाएं हमारे सामने रखी और उन परिभाषाओं को जानने के बाद हमारे सामने एक बात उभर कर आती है कि निबंध के मूल जो बात तत्व हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ती है कि कोई भी विषय हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी गतिविधि हो, उसमें क्या हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, कौन कौन सी मूल बात है जिसके कारण ये घटना हुई या ये कार्य हुआ या ये बात हुई या ये रचना हुई, तो उनके लिए कोई न कोई एक आधार होता है। तो निबंध के तत्वों का निर्धारण करने के लिए भी हमारे लिए आधार मायने रखते हैं, आधारों का महत्व होता है। तो इन आधारों को ध्यान में रखते हुए ही जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने निबंध के तत्वों का निर्धारण किया है या निबंध के तत्वों का वर्गीकरण किया है या ये बताया है कि निबंध के तत्व कौन कौन से होने चाहिए। तो वो फिर आधार कौन से हैं? बहुत से आधार लेकर के विद्वानों ने निबंध के तत्व लिखे हैं, लेकिन हम उनमें से 3 तरह के आधार मुख्यतः लेंगे। वो कौन से हैं? एक तो है निबंध के तत्व जो हैं वो अंगों के आधार पर, निबंध के अंग कौन कौन से हैं उसके आधार पर निबंध के तत्व बनते हैं। दूसरा है व्यक्तित्व के आधार पर और तीसरा है अभिव्यक्ति के आधार पर। तो 3 प्रकार के आधार लेकर के निबंधों के तत्वों का निर्धारण किया गया है। अब से पहले हमने जो अधिकांश निबंध पढ़े हैं 10वीं 12वीं तक, उनमें निबंधों के जो तत्व आपने जाने हैं उन पर हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे कि वो किस आधार पर लिया गया है।
लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ जाननी होगी कि साहित्य चाहे किसी भाषा का हो, उसके दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष और कला पक्ष। इसी तरह से निबंध के भी दो पक्ष होते हैं, भाव और कला। और ये जब दोनों मिलते हैं, जब दोनों का समन्वय होता है, तो उस समन्वय के पश्चात ही निबंध अपना स्वरूप ग्रहण कर पाता है। यदि खाली भाव तत्व होंगे तो भी निबंध नहीं कर पाएगा अपना स्वरूप, और यदि उसमें सिर्फ कला तत्व होगा तो भी वह विशिष्ट आकार अपना ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो दोनों का समन्वय जरूरी है। तो यहाँ हम जानते हैं कि निबंध में भी भाव और कला ये दोनों पक्ष होते हैं। तो सबसे पहले हम जो अंगों के आधार पे निबंधों के जो तत्व होते हैं उनका जो निर्धारण किया गया है उस पर चर्चा करते हैं। अंगों के आधार पर निबंध के मूलतः 3 तत्व माने गए हैं। आपको हालांकि ध्यान है, लेकिन आप लोगों ने उस पर उतना गौर नहीं किया होगा या ध्यान से नहीं पढ़ा होगा अब तक। हालांकि आप उन तत्वों के आधार पर निबंध का लेखन करते आए हैं, लेकिन चूंकि अब हम साहित्य के विद्यार्थी हैं और स्नातक स्तर की कक्षाओं को हम उत्तीर्ण करके आगे भी जाने वाले हैं, तो इन चीज़ों का ज्ञान हमें होना चाहिए। पहला जो तत्व निकल कर आता है वो है प्रस्तावना। इसको भूमिका भी कहते हैं। दूसरा जो तत्व होता है वह है उपपत्ति या विषय का प्रतिपादन। उपपत्ति या विषय का प्रतिपादन या विषय प्रतिपादन। तीसरा होता है उपसंहार, किसी बात को समेटना, समाप्त करना अपने तरीके से, संक्षेप। और इन तीनों तत्वों से मिलकर के निबंध अपना स्वरूप, अपना आकार ग्रहण कर लेता है, और उस रचना को हम कहते हैं कि निबंध है। और जब ये तीनों पूर्ण हो जाती है तो निबंध भी अपने आप में पूर्ण हो जाता है, और जिस बात को, जिस उद्देश्य को, जिस विचार को लेकर के हम आगे बढ़ रहे होते हैं उसमें सफल भी हो जाते हैं। ये जो मैंने 3 तत्व आपको बताए हैं, ये तीनों तत्व ऐसे हैं जो हम निबंध या लेख लिखते समय पूर्व में ही इनका उपयोग करते आए हैं। अतः इन तत्वों का हम विस्तार से अध्ययन नहीं करेंगे, हम इनको पहचान लें और हमारे मनोमस्तिष्क पे ये बात रहे कि हम जो निबंध लिख रहे हैं उसका जो आधार हमने लिया है, कौन सा आधार लिया है हमने? अंग, निबंध के अंग। उस आधार पर निबंधों के कौन से तत्व होते हैं उनको। पहला अब हम लेते हैं प्रस्तावना। ये प्रस्तावना क्या होती है? आप चर्चा करेंगे सामान्यतः, लेकिन उसको परिभाषित या स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। लिख दोगे आप प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में क्या होता है निबंध में? इस प्रस्तावना के अंतर्गत जो निबंधकार होता है वो अपने मन, अपने मस्तिष्क में उपजी विषय वस्तु, अपने मन में जो विचार उपजे हैं, जो विषय वस्तु उसके मन में आई है, उसको पाठक हेतु, क्योंकि लेखक का उद्देश्य क्या है, निबंध का उद्देश्य क्या है? पाठक तक अपनी बात पहुंचाना। तो उस पाठक तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए संक्षिप्त में और रोचक तरीके से उस बात को प्रारंभ करता है। और उसकी खासियत क्या होती है कि जिस विषय को लेकर के निबंधकार आगे बढ़ना चाहता है उसकी तरफ पाठक का ध्यान खींच सके, पाठक का ध्यान आकर्षित कर सके। इसलिए प्रस्तावना का बहुत अधिक महत्व है। यदि प्रस्तावना नीरस कर दी
प्रस्तावना इतनी आकर्षक नहीं है कि वो पाठक को अपनी तरफ खींच सके, तो पाठक प्रस्तावना या भूमिका निबंधकार रखता है उससे पहले पहले ही पाठक निबंध को छोड़ देगा। तो ध्यान रहे कि प्रस्तावना संक्षेप में होती है, रोचक तरीके से होती है और पाठक को अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिससे कि वो उस विषय वस्तु को पढ़ने की तरफ खींचे और वह पूरा निबंध पढ़े। दूसरी जो बात है या दूसरा जो तत्व है निबंध का, वो हमने लिया था उपपत्ति या विषय प्रतिपादन। सामान्य भाषा में इसे हम कलेवर या मध्य भाग निबंध का कह सकते हैं, और अब तक हम कहते भी आए हैं। यह भी निबंध का एक महत्वपूर्ण अंश होता है, या महत्वपूर्ण अंग है, या महत्वपूर्ण तत्व है। आकार के आधार पर यह प्रस्तावना से बड़ा होता है, विस्तृत होता है, इसलिए एक विस्तृत तत्व है। यहाँ निबंधकार जो कि प्रस्तावना में अपनी बात को हमारे सामने रख रहा होता है संक्षेप में, उसी को विस्तार देते हुए निबंधकार अपनी बात को पाठक के सामने रखता है, स्पष्ट करता है और अपनी बात की तरफ आगे बढ़ता है। इसके लिए क्या करता है? इसके लिए वो विभिन्न रूपों में अपने निबंध को लिखता है, विभिन्न शैलियों का प्रयोग निबंधकार करता है, और ये रूप और शैलियाँ जो होती है उन पर निबंधकार की रुचि का बहुत अधिक प्रभाव होता है। अर्थात वो अपनी रुचि के अनुसार ही निबंध की शैली रखेगा और निबंध का स्वरूप रखेगा, निबंध का रूप रखेगा। वह उद्धरणों, घटनाक्रमों या अन्य लेखकों द्वारा जो विचार उनसे पूर्व में प्रस्तुत किए गए हैं उस विषय पर, उन विचारों को लेकर के तर्क वितर्क करता हुआ या तो अपनी बात को अपनी बात का समर्थन करेगा या किसी अन्य विचार का विरोध करेगा जो कि उसके पक्ष का नहीं है। तो इस तरह से वो पक्ष या विपक्ष में अपने तर्क वितर्क रखते हुए अपनी बात को विस्तार से इस तत्व के अंतर्गत रचनाकार या नाटककार निबंधकार रखता है। तीसरा जो तत्व है वो होता है उपसंहार। जब निबंध प्रारंभ हो चुका है, निबंध को विस्तार से अपने विषय वस्तु को निबंधकार समझा चुका होता है और अपनी बात को समाप्त करना चाहता है, लेकिन समाप्ति से पहले उसकी इच्छा रहती है कि वो पूरी बात को समझा है या नहीं समझा। यदि कुछ बातें समझ लेने से छूट भी गई हैं, वंचित भी यदि पाठक रह गया है, तो उन चीज़ों को भी समझ जाए। इसलिए संक्षेप में अपनी उन बातों को अंत में रखता है ताकि जो बातें वो पूर्व में बता चुका है उन बातों को हमारे सामने स्पष्ट कर सके या हम उसको एक व्यवस्थित और बड़े संक्षेप में याद रख सकें। तो उसमें वो क्या करता है, निबंधकार अपने पूर्व में कही गई बातों को, उनमें से मुख्य मुख्य बातों को छांटते हुए, उनके संक्षेप में रखते हुए उनके निष्कर्षों को, उनके निचोड़ को हमारे सामने रखता है और इस निबंध के माध्यम से अपनी प्राप्ति या अपनी अप्राप्ति को बताते हुए, उसको दर्शाते हुए अपनी बातों को विराम देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अंग के आधार पर निबंध के 3 तत्व हमारे सामने रखे गए, जिसके आधार पर हम आज तक निबंध लिखते आए हैं और उसके माध्यम से एक निबंध लिखना आसान हो जाता है। निबंध को हम 3 तत्वों में बांट लेते हैं तो हमको पता रहता है कि कहाँ हमको क्या लिखना है, अर्थात निबंध को प्रारंभ कैसे करना है, फिर निबंध को आगे कैसे बढ़ाना है और फिर निबंध को समाप्त सफलतापूर्वक किस तरह से करना है।
वो सारी बात निबंधकार आसानी से हमारे सामने रख सकता है, और हम भी निबंधकार क्या हमारे सामने कहना चाहता है उसको अच्छी तरह से जान जाते हैं, और निबंध सफल हो जाता है यदि निबंधकार जो बात कहना चाहता है वो बात पाठक समझ जाए। तो ये पाठक और निबंधकार के बीच का जो संबंध है, जो तारतम्य है, वो अच्छा बनाए रखने के लिए ये तत्व कार्य करता है। और इन तत्वों को जितना अच्छी तरह से निबंधकार प्रयोग में लेते हुए निबंध की रचना करेगा, वो निबंध उतना ही अच्छा होगा, वैज्ञानिक होगा और पाठकों के समझ में भी आएगा। इससे निबंधकार को भी अपनी बात कहने की संतुष्टि होगी, और पढ़ने वाले पाठक को भी निबंध पढ़ने के बाद संतुष्टि का एहसास होगा। जिस उद्देश्य को लेकर के निबंधकार ने निबंध लिखा है और जिस उद्देश्य को लेकर के पाठक उस निबंध को पढ़ता है, तो वो दोनों ही अपनी अपनी जगह सफल होते हैं और निबंध सफल निबंध कहलाता है। तो आज इस व्याख्यान में हम यही आधार लेते हुए इस बात को यहीं विराम देते हैं। अगली बार अगले व्याख्यान में हम एक अलग आधार, जो व्यक्तित्व के आधार पर हम है निबंधों के तत्वों का वर्णन देखेंगे कि उसके अंतर्गत निबंध के कौन कौन से तत्व आते हैं, या और कोई नाम से यदि हम उसको प्रकट करें तो वो कौन कौन से नाम हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।